नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुनील सिंह बादल। आप सभी का बहुत स्वागत है, हमारे सभी सम्मानित दर्शकों का। आज हम लोग एक ऐसी साहित्यिक विभूति के बारे में चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जो अपने समय बहुत रचनाओं के लिए जाने जाते थे। बहुत उच्च कोटि की रचनाएं इन्होंने की और उनके कर्णखंड काव्य को साहित्य का गहना कहा गया और कई इस तरह के उनके नाम से सम्मान भी दिए जाते हैं। प्रभात स्मृति सम्मान भी उनके सम्मान में आज दिया जाता है। इस विषय पर आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे बीच दो विद्वान यहाँ उपस्थित हैं। मेरी बाईं तरफ बैठी हैं डॉक्टर नियति कल्प जी, जो सहायक प्राध्यापक हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। और उनकी बाईं तरफ बैठी हैं डॉक्टर कुमुद कला मेहता जी, आप भी सहायक प्राध्यापिका हैं, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहले डॉक्टर नियति कल्प जी से हम लोग जानना चाहेंगे, जो प्रभात जी के नाम से लोकप्रिय हुए, केदारनाथ मिश्र प्रभात जी, इनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए जो आपको प्रभावित करती हैं। कुछ ऐसी बातें जो कि हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक भी बात होगी और बहुत सी बातें उनके अनछुए पहलू भी हैं। जी, सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं खंड काव्य की दो पंक्तियों को उद्धृत करना चाहूँगी, जिससे उनके केदारनाथ मिश्र प्रभात जी के व्यक्तित्व के बारे में हमें बखूबी पता चल सकता है। जैसे पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। राजपाट की चाह नहीं अपयश पाऊं, जिस पथ पर चलता हूं उस पथ पर आगे बढ़ता जाऊं। क्या बात। अगर हम देखें तो किसी भी रचनाकार या साहित्यकार को हम देश या काल की सीमा में बांध नहीं सकते। जो कालजयी रचना होती है वो रचनाकार अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रसिद्धि पाता है और वही रचना उसे आगे चलकर हमेशा प्रासंगिक बनाए रखती है। कवि प्रभात का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही था। इनका जन्म, इनके जो पूर्वज थे वो राजस्थान से संबंधित थे। ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ और इनका जन्म स्थान बिहार राज्य के भोजपुर जिले के आरा नामक स्थान में 11 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ। भाई बहनों में सबसे छोटे थे और देखा जाए तो कवि के व्यक्तित्व के निर्माण में उसकी परिस्थितियों का सबसे बड़ा हाथ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बचपन में इनकी माता का देहांत हो गया। विमाता के संरक्षण में इनका पालन पोषण हुआ। कहीं न कहीं पिता की कठोर प्रियता और अनुशासन प्रियता से ये घर से थोड़ा बाहर खेल कूद के शौकीन थे। इस कारण घर के बाहर ज़्यादा रहने लगे और जैसे कि तैराकी, गुल्ली डंडा, कबड्डी आदि खेलों में इन्हें बड़ा मज़ा आता था। देखा जाए तो इनकी शिक्षा बक्सर, सासाराम और पटना में हुई। सासाराम में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। बक्सर में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा 1924 ईस्वी में उत्तीर्ण की। 1929 ईस्वी में पटना के बीएन कॉलेज से इन्होंने बीए की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद इनके बारे में एक बात मैं यहाँ द्रष्टव्य है, मैं बतला दूं कि जब ये बांकीपुर में थे तो एक युवती के प्रति आकर्षित हुए। पिता विवाह विरोधी थे क्योंकि दोनों का कुंडली मिलान नहीं हो पाया। फलतः प्रथम प्रेम की जो असफलता थी, उनका प्रथम काव्य संग्रह है कलेजे के टुकड़े, जो 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आप उसमें उनके प्रथम प्रेम की जो पीड़ा है, उसकी जो कसक है, वो उसे आप साफ देख सकते हैं। जब इनका रचना काल प्रारंभ हुआ, देश परतंत्र था, अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी। कहीं ना कहीं इनके मन में जो ज्वाला थी, राष्ट्रभक्ति के प्रति इनकी जो भावना थी, वो इनकी ज्वाला नामक काव्य संग्रह में प्रकाशित हुआ। 1929 ईस्वी में ही, जब ये पुलिस की नौकरी में नहीं आए थे, उसके पहले इनके ज्वाला नामक रचना प्रकाशित होती है। लेकिन चूंकि अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी, अतः अंग्रेजी सरकार के भय से प्रकाशक ने उसे प्रेस में ही नष्ट करवा दिया।
1929 ईस्वी में इनका विवाह होता है कमला देवी के साथ। कमला देवी कहीं न कहीं कहा जाता है कि हर एक सफल पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है। कमला देवी के बारे में मैंने पढ़ा या जितनी जानकारी है, कहा जाता है कि विवाह के पूर्व वो कविताएं लिखा करती थी और वो कविताएं गंगा और सरस्वती जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छपा करती थी। लेकिन विवाहोपरांत इन्होंने कविता लिखना छोड़ दिया और आजीवन ये कवि प्रभात की प्रेरणा स्रोत बनकर रह गई। ऐसा भी कहा जाता है कि कवि प्रभात जब भी कोई रचना किया करते थे तो सर्वप्रथम अपनी पत्नी को ही सुनाया करते थे। पारिवारिक सदस्यों की अगर बात करें तो उस हिसाब से इनके सदस्यों की संख्या काफी थी। 13 संतानें थी। 5 संतानों का निधन हो चुका था, यानी कुल 18 संतानें इनकी हुई। जी जी, तो इनके बचपन की बात हम अभी सुन रहे थे और आपने एक बहुत ही रोचक प्रसंग बताया। हमारे दर्शकों के लिए भी ये एक बहुत ही रोचक प्रसंग है। आमतौर पर हम सेना और पुलिस को बहुत कठोर मानते हैं और ये समझते हैं कि उनकी जो नौकरी है जिस प्रकार की, या उनकी जो कार्यशैली है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो विनम्रता या कविता जैसी बातें उसमें नहीं हो सकती। थोड़ा स्वभाव ही कठोर हो जाता है क्योंकि काम इस तरह का है। लेकिन वैसे व्यक्ति जो पुलिस के सेवा में थे, वो भी अंग्रेजों के समय में, उन्होंने इतनी सारी रचनाओं को जो रचा, किताबों को रचा, ग्रंथों को रचा, विविध आयामी इनकी जो रचनाएं हैं, वो कहीं न कहीं से एक अपने आप में एक उदाहरण है कि एक पुलिस अधिकारी भी बहुत अच्छे रचनाकार हो सकते हैं। या यूँ कहे कि उस अजीब से माहौल में जहाँ पर अपराध कर्मियों और आरोपियों के बीच में भाग दौड़ करनी पड़ती हो, उसके बीच में भी रचना धर्मिता को उन्होंने जीवित रखा। तो अब हम डॉक्टर कुमुद कला मेहता जी से आग्रह करेंगे, सादर अनुरोध करेंगे कि कृपया उनके व्यक्तित्व के कुछ और प्रसंगों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत अच्छी बात कही नियति ने। और मैं डॉक्टर महाकवि केदारनाथ मिश्र प्रभात के व्यक्तित्व से बहुत ही प्रभावित हूँ। कारण यह है कि उन्हें कोई साहित्यिक पृष्ठभूमि नहीं मिली। बिल्कुल। और जैसा कि आपने अभी कहा कि पुलिस की सेवा में वह कार्यरत थे। पुलिस की सेवा अर्थात अनुशासन, वहाँ पर शुष्कता, कर्तव्यनिष्ठता, एक अलग ही वातावरण था। बावजूद इसके इन्होंने साहित्य की गंगा या साहित्य को जो अमूल्य निधि इन्होंने प्रदान किया है वो बहुत ही अमूल्य है। साहित्य को, हिंदी साहित्य को इन्होंने सर्वथा भावेन समृद्धि ही प्रदान की है और कुछ भी नहीं किया है। इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि की ओर यदि हम लोग देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि इनके पिता जो हैं वो एक मामूली लिपिक के पद पर थे निबंधन कार्यालय में। और माता जो हैं वो मात्र 3 वर्ष की अवस्था जब केदार जी की थी उस समय इनका निधन हो गया था और माता की जगह विमाता ने ले लिया। और विमाता, जैसा कि सर्वविदित है, कुछ अपवादों को यदि हम लोग छोड़ दें तो हम लोग देखते हैं कि विमाता जो है वो ज़्यादातर कष्ट देती हैं, उपेक्षित हो जाते हैं बच्चे, तिरस्कृत हो जाते हैं। और ऐसे में छोटे से बालक के हृदय में जो दग्धता थी, जो वेदना थी, उसकी जगह जिन शब्दों ने जगह लिया, जिन कोमल कांत अंतर्मन में उनकी जगी, वह कविता का रूप धारण कर लिया। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा। और कविता की रचना उन्होंने बाल्यकाल से ही शुरू कर दी थी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि युवा जो केदार हैं तो उन पर आर्थिक जब परिस्थितियों का बोझ पड़ा, पारिवारिक दायित्व पड़ा, तो वो नौकरी की खोज में निकले। और 1929 में उन्होंने पटना बीएन कॉलेज से स्नातक की डिग्री आंग्ल भाषा से की थी। और तुरंत ही जब नौकरी की खोज में निकले तो पुलिस की नौकरी इन्हें मिल गई। लेकिन पुलिस की सेवा में रहते हुए भी इन्होंने साहित्य की अनवरत सेवा की है जी। ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो एकदम अशून्य हैं,
एक तपस्वी साधक की भांति जो है इन्होंने साहित्य की सेवा की है और दोनों को बराबर सामंजस्य बना कर रखा है, दोनों समानांतर चलते रहे हैं। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि साहित्य की सेवा जितनी बखूबी इन्होंने किया है। मैं इस संबंध में आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। जी, स्वागत है। कि पुलिस की सेवा में भी इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। जी, जी, जी। और साहित्य की सेवा में भी इन्हें बहुत सारी मानद उपाधियां मिली हैं, बहुत सारे अलंकरण इन्हें मिले हैं। बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार, बिहार के हिंदी भारतीय साहित्य सम्मेलन, कई लोगों ने इन्हें बहुत पुरस्कृत किया है, इनके रचनाओं को बहुत सराहा है। और इनके रचनाओं के बारे में अभी जैसा नियति जी ने कहा कि जब ये 1929 में जब ये स्नातक की डिग्री प्राप्त कर रहे थे, उसके पूर्व ही इनकी रचनाएं जो हैं, जो ज्वाला और कलेजे के टुकड़े प्रकाशित हो गई थी। लेकिन प्रकाशक को ये भय हो गया था कि उनकी जो भाषा थी, जो ओजपूर्ण भाषा थी, जो उस समय देशभक्ति और क्रांतिकारी स्वर जो उसमें समाया हुआ था, इसलिए उनकी प्रतियां जो है सारी प्रेस में ही नष्ट कर दी गई, पूरी जला दी गई। प्रकाशक को लगा कि देशद्रोह का आरोप लग जाएगा और प्रेस पर भी दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है जी। इसलिए ये सारी प्रतियां जला दी गई थी। बावजूद इनके इन्होंने कभी हारा नहीं, मुड़कर देखा नहीं और अनवरत अध्ययनशील भी रहे, लिखाई भी करते रहे, पढ़ाई भी करते रहे और अपनी लौकिक वृत्ति जो थी उसका ठसक इनको कभी नहीं हुआ। पुलिसिया जो ठसक थे इनको कभी नहीं हुआ, अपने पद का गुमान नहीं हुआ और हमेशा ये इनकी जो अपनी प्रवृत्ति थी, अपनी जो इनकी वृत्ति थी, उसमें ये रमे रहे। इस संबंध में हम कहेंगे कि बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, वह इनको बहुत पसंद करते थे, बहुत चाहते थे इनके जी जी। और जब भी किसी वो साहित्यिक सम्मेलन हो या कोई अन्य गोष्ठियां हो, वह चाहते थे कि केदार जी उनके समक्ष रहें, आसपास ही रहें। और कई उनके जो बड़े अफसर थे, जो केदार जी के बड़े अफसर थे पुलिस सेवा में, वह उनसे उनकी आंख की किरकिरी बन जाते थे कि हम लोगों के रहते उनकी पूछ जो एक मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो इस संबंध में उन्हें कई लोगों का आक्रोश भी झेलना पड़ता था, लेकिन बावजूद उन्होंने साहित्य की सेवा नहीं छोड़ी और प्रचुर मात्रा में इन्होंने लेखन कार्य किया है। कई भाषाओं में भी इन्होंने लिखी है, संस्कृत में, बांग्ला में, अंग्रेजी भाषा में, हिंदी में तो लिखा ही है। और इनकी कई रचनाएं हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और उनको अभी तक प्रसिद्धि कुछ कारणों से भले ही ना मिल पाया हो, लेकिन प्रसिद्धि उनकी कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि ये उनके विराट व्यक्तित्व का, उनकी रचनाओं का ही प्रभाव था कि उस समय के जो माननीय मुख्यमंत्री जी थे, प्रथम मुख्यमंत्री जी, वो इनको सम्मान देते थे और उस सम्मान के जो हकदार हैं वो साहित्यकार होते ही हैं। जितने साहित्यकार हैं उनकी रचनाओं के माध्यम से ही उनका सम्मान बनता है। उनके सम्मान में प्रभात स्मृति सम्मान भी अभी बिहार राज्य में दिया जाता है, ताकि वो सम्मान के माध्यम से उनकी कृतियों को याद रखा जाए। और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो साहित्यकारों की, आप दोनों ने जो उनके बचपन के बारे में कहा कि बहुत कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने अपना जीवन जो बिताया और बहुत सारी चीज़ें जो जीवन के उतार चढ़ाव से जो साहित्यकार जो आगे बढ़ते रहे हैं, ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो भी साहित्यकार हैं वो अच्छा तभी कर पाते हैं जब कहीं न कहीं से उनको कुछ समस्याएं होती हैं, कभी ठोकर लगता है, कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसके कारण जो है लेखनी जो है वो अचानक से जो है प्रवाहित होने लगती है। भावनाएं तो भरी रहती हैं, लेकिन जो रुकी हुई लेखनी है वो दर्द जो है, जो पीड़ा है, वो उस माध्यम से आगे बढ़ जाती है। अब हम आते हैं फिर से डॉक्टर नियति कल्प जी की तरफ। उनकी रचनाओं में हम यहाँ पर एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि आज के दिन इस तरह की चर्चा होती है कि बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं जो हैं बंद हो रही हैं, बंद हो भी गई हैं
और पाठकों की संख्या कम हो रही है। जबकि दूसरी तरफ जो प्रकाशन विधा में जो लोग लगे हैं उनका कहना है कि पाठकों की संख्या कम नहीं हुई है, और शायद यही कारण है कि बहुत सारी जो है नई नई पत्र पत्रिकाएं और किताबें छप भी रही हैं। तो वैसे दौर में जबकि दोनों बातें हो रही हैं कि पढ़ने वाले नहीं हैं या पढ़ना नहीं चाहते हैं, या बहुत सारे लोग जो है छपी हुई मुद्रित जो किताबें हैं, चीज़ें हैं, उनको नहीं पढ़ के और वो इंटरनेट के माध्यम से जो आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं वहाँ जाते हैं। उस समय आज के दिन ऐसे चर्चित और ऐसे महान जो साहित्यकार हैं उनकी रचनाओं के बारे में जब आप लोग अपने विद्यार्थियों से रूबरू होते हैं, जब सामने उनके जाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, तो क्या उनकी अभिरुचि होती है? उनको आप क्या बताती हैं उनके साहित्य के बारे में? देखा जाए तो जो पहले के साहित्यकार थे, या खासकर अगर मैं बात करूं प्रभात जी के संदर्भ में, तो यश की कामना कभी नहीं रही होगी। मेरे ख्याल से पहले के जो कवि होते थे स्वांतः सुखाय के लिए लिखा करते थे जी। कहीं ना कहीं पर परोक्ष रूप से वो बहुजन हिताय हो जाता था, क्योंकि साहित्य का लक्ष्य ये भी एक है। अगर उस दृष्टि से देखा जाए और सम्मान की बात की जाए कि उन्हें सम्मान नहीं मिला, तो कहीं मैं उनके व्यक्तित्व पर थोड़ा सा बात और करना चाहूँगी कि वो बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्तित्व के थे, और पुलिसिया नौकरी में रहते हुए किसी की खुशामद करना शायद उन्हें स्वीकार्य भी नहीं था। तो ये पक्ष एक ये भी हो सकता है कि उनकी जो अधिकतर रचनाएं हैं उनसे अधिसंख्य लोग अभी अनजान हैं। बहुत ज़रूरत है आज की युवा पीढ़ी को कि अपने प्राचीन जो साहित्यकार हैं, जो रचनाकार हैं, उनको पढ़ें। ये अलग बात है कि उनकी रचनाएं आज अगर मैं किसी पुस्तक दुकान में जाऊं और उनकी प्रति मांगूं तो शायद मुझे उपलब्ध ना हो पाए। तो कहीं ना कहीं हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे साहित्यकार जिनको प्रसिद्धि उतनी मिल नहीं पाई जितनी अपेक्षित थी, तो हमारे पाठ्यक्रम में, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में उन साहित्यकारों को शामिल किया जाना चाहिए। राष्ट्रकवि दिनकर की जितनी रचनाएं हैं, या दिनकर जी को जितनी प्रसिद्धि मिली उनकी रचनाओं के कारण मिली, या लोगों की जुबान पर जो चढ़ी हुई है रचना रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र आदि जो रचनाएं हैं, तो कहीं ना कहीं उसका कारण ये है कि ये पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हैं और लोगों तक पहुंच पा रही हैं। तो अगर प्रभात जी के संदर्भ में मैं देखूं तो उनकी कई रचनाएं लोगों के हाथ में नहीं हैं, लेकिन एक अच्छा प्रयास है कि उनके परिवारजनों की ओर से एक साइट की भी कोशिश की गई है, माने इंटरनेट के जो वेबसाइट की जी वेबसाइट खोला गया है, जिन पर एक क्लिक से ही आप उनकी कई सारी रचनाएं वहां पर आपको उपलब्ध मिल जाती हैं। जैसे कि उनका प्रबंध काव्य है कैकई, उनका खंड काव्य है कर्ण, या रितंबरा, या बैठो मेरे पास आदि रचनाएं उस साइट में उपलब्ध हैं। तो आज की युवा पीढ़ी को वहां पर जाकर एक क्लिक करने भर की जरूरत है और सारी सामग्री वहां पर उपलब्ध है। साथ ही साथ एक शिक्षक होने के नाते ये हमारा दायित्व बनता है कि हम विद्यार्थियों को प्राचीन साहित्यकारों से भी परिचय कराएं, उनकी रचनाओं के माध्यम से। और हम खासकर शिक्षक हैं तो हमारे पास तो वो पुस्तकें उपलब्ध होनी ही चाहिए, और अगर नहीं भी हैं तो इंटरनेट तो आज के सशक्त माध्यम है, तो उसके माध्यम से भी हम अपने विद्यार्थियों में एक जिज्ञासा जगा सकते हैं, ताकि एक कौतूहल जगा सकते हैं, ताकि वे ऐसे प्राचीन साहित्यकार जो शायद उनकी कई रचनाएं आज नहीं मिल पा रही हैं, वो उसे पढ़ सकें और जान सकें। जी, आपने जो चर्चा की उनका जो खंड काव्य है कर्ण जो है, तो उसके बारे में भी कहा जाता है कि उस पर आधारित जो अन्य रचनाएं हुई उसमें डॉक्टर सामंत ने लिखा है कि ये उनकी प्रेरणा जो है वो खंड काव्य कर्ण और श्री कृष्ण पर जो उन्होंने लिखा था उस पर जो है आधारित उनकी रचनाएं थी, जो कि बहुत पठनीय उनकी रचनाएं, दो पुस्तकें जो प्रकाशित हुई। उनके कृतित्व के बारे में और कुछ बातें आप कहना चाहेंगी? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहती हूँ कि जिस दौर में केदारनाथ मिश्र प्रभात लिख रहे थे वह दौर 50 का था, और उस दौर में जितने हमारे साहित्यकार हैं जैसे रामधारी सिंह दिनकर,
राम वृक्ष बेनीपुरी, महादेव वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये जितने भी साहित्यकार हैं वो तत्कालीन जो राजनीति है, राजनीति के साथ जो समाज का जो सामाजिक आंदोलन है, इनसे जुड़ते थे और समाज की समस्याओं को, उनका समस्याओं को ही सामने नहीं लाते थे, बल्कि इन समस्याओं का समाधान भी इनके साहित्य के अंतर्गत कहीं ना कहीं छुपा होता था। और नहीं होता था तो ऐसा हम लोग मानते हैं एक शिक्षक होने के नाते कि साहित्यकार कभी भी वो उसका परिणाम नहीं देता है। जैसे विज्ञान में होता है 2+2 हम लोग 4 करते हैं, इस तरह कहीं भी परिणाम नहीं देता है साहित्य मन के अंतःकरण को झकझोरने का काम करता है, मन को बेधने का काम करता है और वह एक प्रश्न छोड़ता है पाठकों के लिए, ताकि पाठक जो हैं इसको पढ़ें, इसकी समीक्षा करें और उनका अंतर्मन जो है वह उद्वेलित हो उठे। इस संबंध में मैं प्रभात जी के जो काव्य हैं, महाकाव्य कैकेयी हैं और खंड काव्य हैं कर्ण, जिनकी चर्चा अभी आपने की, तो समाज में ऐसे देखा गया है, मतलब समाज की बात नहीं है, साहित्यकारों में जैसे आप सामान्य तौर पर महाकवियों की यदि बात करते हैं तो महाकवियों की एक विशेषता आपको हमेशा देखने को मिलेगी कि वो अपने नायक या नायिका जिनको वो दिखाना चाहते हैं, जिनके उच्च चरित्र का वो वर्णन करना चाहते हैं, वह उनमें किसी तरह की वो दोष नहीं देखते, किसी किस्म का दोष वो उनमें नायक या नायिका में नहीं देखना चाहते। लेकिन जो अन्य पात्र हैं उनको वो गौण कर देते हैं या बिल्कुल एक सहायक की भूमिका में वहां पर ला करके वो खड़ा कर देते हैं। जैसे दूसरे पात्र जो है वह अनदेखे हो जाते हैं और मुख्य पात्र जो है वही उनका ध्येय रह जाता है। महाभारत में भी कुछ इसी तरह की बातें हैं कर्ण के संबंध में। और कैकेयी उन्होंने एक महाकाव्य लिखा है और कैकेयी के संबंध में मैं यह कहना चाहूँगी कि मैथिली शरण गुप्त ने भी उपेक्षित नारियों के विषय में लिखा है, यशोधरा लिखा, उर्मिला के बारे में साकेत लिखा और कैकेयी का अनुताप भी लिखा। उनके समकक्ष इन्होंने भी कैकेयी को लिखा है, लेकिन इनकी रचनाएं जो हैं वह बहुत पढ़ी नहीं गई हैं, जैसा कि नियति जी ने बताया कि पाठ्यक्रमों में शामिल नहीं होने के कारण इनका थोड़ा छात्रों के बीच अभाव या थोड़ी शून्यता देखने को मिलती है, लेकिन उससे उनका महत्व जो है वह कम नहीं हो जाता है जी। जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास ने राम और सीता के चरित्र को उभारने के लिए उन्होंने उस पर फोकस किया और सीता के दूसरे पक्ष को उन्होंने नहीं लिया। और कैकेयी के बारे में मैं यह बता दूं कि दशरथ की वह दूसरी पत्नी थी और बहुत ही रूपमती थी और गुणवती भी थी। वह इतनी गुणवती थी कि उनको रथ का संचालन करना या धनुष विद्या में पारंगत होना या अन्य सभी विद्याओं में वो बहुत ही कुशल थी। तो इस कारण एक जनश्रुति प्रचलित भी है कि उन्होंने महाराज दशरथ को युद्ध में रथ का संचालन भी किया था और बहुत नेतृत्व किया था। तो विवाहोपरांत वो राजा दशरथ भी अपने नीतिगत कामों में या परामर्श में उनको हमेशा साथ रखते थे जी। तो वो मूर्ख नहीं थी कि वहाँ वह न्यायोचित बात ना कर सके राम के वनगमन के। इसी प्रसंग को केदार जी यहाँ पर उठाते हैं और कहते हैं कि कैकेयी यह जानती थी कि मुझे ये लांछन का स्वीकार करना पड़ेगा और तुलसीदास ने उन्हें कुल कलंकिनी या कुलटा भी कहकर संबोधित किया है। उन्हें यह जानती थी कि राम के वन चले जाने से उन्हें वैधव्यता भी स्वीकार हो सकती थी, लेकिन राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। इसलिए उन्होंने एक जगह कहा भी है कि वैधव्य मुझे स्वीकार, राष्ट्र की जय हो। क्या बात। और वहां से एक कुल कलंकिनी से एक राष्ट्र जननी तक का सफर जो है वह केदार जी ने कराया है। एक नया परिचय उन्होंने कैकेयी का दिया है। ये बहुत अनछुआ जो है पहलू है उनके व्यक्तित्व का, उनकी रचनाओं का। और हमें लगता है कि जैसे आपने भी कहा और डॉक्टर नियति जी ने भी कहा कि हमें आज भी उनकी पुस्तकें जहाँ भी मिले खोज कर पढ़नी चाहिए। और शिक्षा जगत के लोग अगर हमारे ये कार्यक्रम देख रहे हैं
तो उनसे भी सादर अनुरोध है कि वो उसको पाठ्यक्रम में शामिल करें। डॉक्टर नियति कल्प जी और डॉक्टर कुमुद कला मेहता जी, आप यहाँ पर आई और हमारे दर्शकों के साथ इतनी अच्छी बातें साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद।